कैटेगरी नीचे है बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि हम लोगों में वसा या चर्बी एकत्रित करने की ज्यादा क्षमता होती है। इसलिए अगर 23 से ज्यादा है आपका बीएमआई तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। एक बहुत ही आसान तरीका है जो घर में कोई भी कर सकता है, 10 रुपए की इंच टेप, ये आपको इसके लिए मदद कर सकती है कि आप अपने कमर का कितने सेंटीमीटर का आपका घेराव है, इसको आप कोशिश करें कि हर महीने कम से कम एक बार नापें। अगर पुरुष में ये घेराव 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ इसके लिए करना है, आपको अपने खाने और अपने काम में कुछ परिवर्तन लाना है। और अगर महिला में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उनको भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये घेराव आपको अपनी नाभि पर या नाभि के जस्ट ऊपर, थोड़ा ही ऊपर, इस तरीके से जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से मेजर करना है। जो मोटे व्यक्ति हैं उनको भी वही करना है जो कि साधारण लोग करेंगे। 1 इंच टेप से इस तरह से नापेंगे और जो मोटे व्यक्ति है वो इस तरह से। ये एक बहुत आसान तरीका है जो घर में हर कोई कर सकता है और कम से कम आपको महीने में एक बार करना जरूर चाहिए। आप सब अब जान गए हैं कि संतुलित जीवन ही मोटापे से हमें बचा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा और सही आहार। अगर आप जो भी खा रहे हैं अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो मोटापे जैसी समस्या से आप कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें सबसे नीचे और सबसे महत्वपूर्ण आहार रखा गया है कि आप क्या खाते हैं, इसी से ही आप क्या कर पा रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कितना अपनी दिनचर्या को बदल पाएंगे, ये निर्धारित होगा। उसके बाद है सक्रिय और परिश्रमी जीवन। जो भी काम, जितने भी काम आप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चलना फिरना हो, छोटी छोटी बातें, मिलना जुलना, इधर उधर जाना खुद करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से आपका जो जीवन है, आपकी जो दिनचर्या है, उसमें ये छोटी छोटी चीजें आपको शामिल करनी है। तंबाकू और मदिरा से दूर रहने की जितनी हो सके कोशिश करनी है। और इन सब के बाद ही आपका योग और व्यायाम आता है, क्योंकि ये 3 चीजें अगर आप इन पे काबू नहीं करते हैं या इन पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो खाली योग और व्यायाम से आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। हमारा आहार बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने जाना, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही हमारे आहार इस चित्र में 7 जरूरी बातें दिखाई गई हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला रंग है वो है ऑरेंज, जो ये दर्शाता है कि हम क्या खा रहे हैं। अनाज, वो तकरीबन हर व्यक्ति का आज जो वयस्क है वो कम से कम 2000 कैलोरीज उसकी लगती हैं अगर वो कुछ नहीं करता और अपनी आमतौर की दिनचर्या रखता है। तो 2000 कैलोरीज किस तरीके से आपको लेनी है? आपको कम से कम 170 से 200 ग्राम अनाज, जिसमें रोटी, चावल, दलिया, पोहा, ये सब आता है। पर आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जो भी अनाज ले रहे हैं उसमें रेशा होना चाहिए। अगर आप मैदा, ब्रेड, बिस्किट, ये चीजें अनाज के तौर पे ले रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, ये अनाज सही नहीं है आपके शरीर के लिए। दूसरी चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां, ये कम से कम 2 से 2.5 कप रोज लेनी जरूरी है और ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम बनेंगी। फिर फल भी 2 से 2.5 कप, जितना हो सके रंगीन फल लीजिए। बहुत तरीके के फल हैं, जितना कोशिश करें हरी पत्तेदार सब्जियां को रंगीन फल के साथ अपने पूरे दिन के डाइट में लेने की कोशिश कीजिए। चौथी और अहम चीज है तेल। हम पहले मानते थे कि तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए खाने में, क्योंकि जितना भी तेल हम दूसरे चीजों में ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सही है। पर अब धीरे धीरे देखा गया है कि सही तेल भी हमें खाने में लेना है। और ये सही तेल क्या है? ये वो तेल है जो आपको रूम के टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आपके देसी घी है या पहले डालडा घी आता था या आपका बटर है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये सही तेल नहीं है। जो भी तेल आपका लिक्विड फॉर्म में है वो आपको अपने खाने में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है
प्रोटीन आप कई तरीके से ले सकते हैं। ज्यादातर हम लोग दूध, अंडा, इन सब से प्रोटीन लेते हैं और उसकी मात्रा होनी चाहिए तकरीबन 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम के बीच रोज प्रोटीन रिकमेंडेड हुआ है। और उसके अलावा है कैल्शियम युक्त भोजन। कैल्शियम भी आपको ज्यादातर दूध, पनीर, दही से मिल जाता है। इसके साथ साथ ये सब आहार के साथ आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम और अपनी दिनचर्या परीक्षण में रखनी है, वरना इन सब आहार का आपको इतना फायदा नहीं होगा। ये पिरामिड के तौर पे इस तरीके से इसलिए दिखाया गया क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको इसका अनुपात भी कम करना है। जो कम उम्र के लोग हैं वो ये सब चीजें ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो ये सब अनुपात उसी तरीके से कम होता चला जाएगा। थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में समझते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, स्थिर बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, तो आपका तब भी आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है और ये ऊर्जा आपका बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कुछ स्थिति में ये बढ़ जाता है। जब बच्चा बढ़ रहा होता है तब गर्भावस्था में, स्तनपान कराने के समय, तेज बुखार के समय, या जब आपका भारी टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है तब ये आपका बीएमआर बढ़ जाता है। और कुछ समय कभी ये कम होता है, जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो ये धीरे धीरे बीएमआर कम हो जाता है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले बीएमआर कम होता है। ये इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका शरीर कुछ ना कुछ ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। तो धीरे धीरे अगर आप अपने काम या गतिविधियां बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है वो भी बढ़ती जाती है, जिसको हम मैट्स से नापते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें बहुत कम मेहनत लगती है, कुछ ज्यादा मेहनत वाले काम हैं और कुछ बहुत मेहनत वाले काम हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि उम्र के साथ साथ जितनी ऊर्जा आपकी खर्च हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी गतिविधियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाएगा। जो 3 मिनट से कम वाले काम है वो सारे वो काम है जो आप बैठ के कर सकते हैं। जैसे आप घर में झाड़ पोंछ कर रहे हैं, बर्तन धोना है, अपनी नौकरी में डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं, या बहुत ही हल्की गति से चल रहे हैं, इसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें जो आप आमतौर पे करके अपनी ऊर्जा का अनुपात बढ़ा सकते हैं, जैसे बगीचे की देखभाल करना, झाड़ना पोंछना, कुछ हल्के घर के काम करना, थोड़ा बहुत खेलना। बहुत ज्यादा इस उम्र में जैसे आपको लगता है कि ज्यादा खेलेंगे तो कुछ परेशानी हो सकती है सांस की, तो इसलिए भी ये जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखें। जो भी लोग अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं वो छोटे छोटे गतिविधियों से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाएं, और ये ध्यान रखें कि एकदम से आपको अपनी गतिविधि नहीं बढ़ानी है, क्योंकि इससे दिल पे असर पड़ सकता है। तैरना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना चलने से तकरीबन 2 गुना ज्यादा आपकी ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि सीढ़ियां कहीं भी जाते वक्त सीढ़ियां लेनी चाहिए, ना कि लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब हम आमतौर पे ये सुनते हैं कि वजन नियंत्रण करना या कम करना बहुत ज्यादा कठिन है। देखा जाए तो सिर्फ एक ही आपको चॉइस करनी है कि आपको क्या खाना है, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि हम ये आमतौर पे सुनते हैं कि लोग हमसे कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो वजन कम नहीं होता, मेरा वजन कम होता है फिर बढ़ जाता है। इसको हमारे लिटरेचर ने बोला है रिसिडिविज्म। इसका क्या मतलब है कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में जो आपको नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आप करते जा रहे हैं और उससे वजन आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ कारण है जिसकी वजह से आप हो सकते हैं वजन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जैसे ये है जैविक कारण या वो कारण जो आपके हाथ में नहीं है। अगर 12 से 18 महीने का बच्चा है तो उसका शरीर बढ़ रहा है, ऐसे ही 12 से 16 साल के बच्चे का शरीर बढ़ रहा है, तो उस वक्त उसके शरीर में ऊर्जा जो स्टोर करते हैं वो कोशिकाएं जिनमें ऊर्जा स्टोर होती है वो बन रही होती हैं। अगर वो उस वक्त अपने आहार का ध्यान नहीं रखेगा तो वो ज्यादा कोशिकाएं बन जाएंगी और वो मोटापे से हमेशा लड़ता रहेगा। ऐसे गर्भावस्था में या फिर वो
वयस्क जिनका 60% से ज्यादा वजन बढ़ गया है, ये वो लोग हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना वजन कम करने के लिए। जब आप तनाव में हैं तो आपका ब्रेन एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, जिससे ज्यादा भूख लगती है। ज्यादा भूख लगने के समय आपको वो खाना पसंद आता है जिसमें ज्यादा चीनी हो, ज्यादा फैट हो, ज्यादा वसा हो, और आप इसको इस खाने से आप अपना तनाव कम करने की कोशिश करते हैं। तनाव के समय आपको नींद नहीं आती, आपको आमतौर की दिनचर्या में मन नहीं लगता, तो आपकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो आप खा ज्यादा रहे हैं पर आपकी ऊर्जा कम इस्तेमाल हो रही है। और कुछ लोग तनाव के समय शराब का सेवन भी करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें खाली सिर्फ कैलोरीज देता है, जिसमें हमें कोई विटामिन या मिनरल नहीं मिलता है। कुछ सोशल या सामाजिक कारण भी है जिसकी वजह से वजन कम करना मुश्किल होता है। जैसे कि आपने जाना कि घर के आसपास का वातावरण, अगर आपके घर के आसपास चलने का स्थान नहीं है, बहुत छोटे छोटे घर हैं, आसपास पार्क नहीं है, या ऐसा माहौल नहीं है कि आप बाहर जाके चल सकें, बहुत ज्यादा क्राइम है आसपास, तो आप ये गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। और उस तरीके के पड़ोस में देखा गया है कि ज्यादा वजन वाले लोग उस पड़ोस में दिखेंगे। परिवार में पुरुष का दर्जा, अगर परिवार में हर निर्णय पुरुष ले रहे हैं, सारे बाहर का काम पुरुष कर रहे हैं, सब चीजों पे पुरुष अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस परिवार में महिलाओं का वजन ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर रही हैं बाहर का। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि अगर महिलाएं काम या नौकरी करती हैं तो दोनों चीज हो सकती है। वजन कम भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि बाहर काम करने की वजह से वो बाहर का खाना खा रही हैं, बाहर का खाना उनके बच्चे खा रहे हैं, बाकी परिवार के लोग खा रहे हैं, क्योंकि उनको खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी कारण हो सकता है कि घर के सारे लोगों का वजन ज्यादा हो। एक बहुत अहम कारण है कि जैसे जैसे हम लोगों का अब आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उस वजह से भी वजन अब देखा गया है कि ज्यादा हो रहा है लोगों में, क्योंकि अब सुविधाएं बढ़ गई हैं। लोग खाना बनाने की बजाय बाहर से मंगवाना, बाहर जाके खाना, ये आसानी से कर लेते हैं। सबके पास कार है, आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये पहले के मुकाबले बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे याद है जब हम यहाँ आए थे एम्स में, तो हम सब चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हमें खाने का कोई स्थान मिले, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। तब सबसे पहले यहाँ पे जब मेस खोली गई थी, हमें बड़ी राहत मिली थी। पर अब धीरे धीरे यहाँ आसपास इतने हम लोगों के पास कार आ गई और इतने आसपास कुछ ना कुछ खुलता जा रहा है कि हमें लगता है कि अगर ना भी खाएं तो बाहर जाके आसानी से खा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, सबके पास आज फ्रिज है, माइक्रोवेव है, तो वो खाना जो आपको पहले आप कम बनाते थे और जल्दी इस्तेमाल करते थे, अब आप बाहर से ज्यादा खाना ला रहे हैं, उसको बहुत समय तक अपने घर में रख रहे हैं, और उसको जब आप मन चाहते हैं खा रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कुछ लोग वजन चाहते हुए भी कम नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप अपने घर में बैठे हुए हैं, और आपको लगता है कि एक कप चाय और एक समोसा तो रोज खाया ही जा सकता है, क्योंकि ये आपको तनाव से मुक्त करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, और एक कप चाय एक समोसे में क्या जाता है। पर एक कप चाय और एक समोसे से आप तकरीबन 300 कैलोरीज रोज लेते हैं, जो कि एक महीने में 9000 कैलोरीज हो जाती हैं। एक महीने में इतनी कैलोरी से आपका 1 किलोग्राम वजन बढ़ता है, और एक साल में 12 किलोग्राम। और इसको कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 किलोग्राम वजन कम करने के लिए आपको कम से कम 4 किलोमीटर चलने की जरूरत है। सामान्य गति से 4 किलोमीटर अगर आप चलते हैं रोज, तभी आपका वजन 1 किलोग्राम से कम होगा एक महीने के अंदर। छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान में लाके अपना वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जाना कि बहुत जल्दी बहुत सारा वजन आप कम करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो कम से कम रोज 500 कैलोरीज कैसे आप नाप सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी। 500 कैलोरीज कम लीजिए तो आप एक महीने में तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम कम कर सकते हैं। खाने पीने की जो भी सामग्री है उसकी पौष्टिकता को समझें। ज्यादा तला हुआ खाना, ज्यादा समय तक जो फ्रिज में खाना स्टोर किया जा सकता है, आपके डाइट पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, बिस्किट, ये सारे वो खाने हैं जो आपको जब चाहे आप लेके खा तो सकते हैं, कितने भी समय तक घर में रख तो सकते हैं, पर ये वजन कम करने में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे।
ये एक छोटा सा हमने कंपैरिजन लिखा है। दलिया तकरीबन 80 कैलोरीज देता है, पोहा 120 के आसपास। ये एक प्लेट दलिया है, एक प्लेट पोहा है, 2 ब्रेड के स्लाइस 125 और 2 टुकड़े ढोकले के तकरीबन 100 कैलोरीज देते हैं। इनकी बजाय अगर आप सुबह नाश्ते में समोसा खा रहे हैं, एक समोसा 250 कैलोरी देता है, एक कचौरी, एक छोटा पीस केक का। तो यानी कि आप सुबह नाश्ते के समय ही सही चुनाव करके अपने वजन को नियंत्रण में ला सकते हैं और आप पूरे दिन में आप छोटी छोटी चीजों में ध्यान रख के 500 कैलोरीज रोज का सोच सकते हैं। खाने पीने में समझदारी से और धीरे धीरे परिवर्तन लाएं। खाने की टेबल पे आप जब भी बैठें तो ये सोच के बैठें कि आपको पूरा पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा खाली पेट उठना है। ये जरूरी है क्योंकि आप शुरू में आपको सोच के कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगेगी। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना रोज जरूरी है। खाने पीने की सामग्री खरीदते वक्त भी ध्यान बरतें, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे ही बहुत सारे बिस्किट, बहुत सारे नमकीन के पैकेट, केक के पैकेट जब शॉपिंग करने जाते हैं वो अपने बैग में डाल लेते हैं। अगर वो सामने घर में दिखेंगे तो वो खाए भी जाएंगे। और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। ये आने वाले दूसरे वक्ता बताएंगे, पर आप ये चीज समझे कि अगर 25 से आपका BMI ऊपर होगा तो आपको डॉक्टर को देखना जरूरी है और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार आपको अपने जीवन, अपनी दिनचर्या और अपने खाने का ध्यान रखना है। क्या ना करें? जब भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो या तो घर से खाना लेके जाएं या ये सोच के जाएं कि आप ये चीज यहां खाएंगे। आप अगर बहुत देर तक भूखे रहेंगे तो जो भी चीज आपके सामने आएगी वो आप खाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादातर ये देखा गया जब आप भूख लगने पे खाते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जिसमें सिर्फ वसा और चर्बी बहुत ज्यादा होती है, ना कि वो अच्छा कुछ पौष्टिक भोजन होता है। तनाव के वक्त कॉफी, चाय, शराब, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, चॉकलेट, ये सब वो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप बार बार खाना पसंद करेंगे, पर इन चीजों का सेवन ना करें। अनियमित खाने के समय से बचें। अपने खाने, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना और छोटा मोटा जो आप फल फ्रूट्स खाना चाहते हैं उनका समय निर्धारित करें और उसको कोशिश करके उसी समय पे खाएं। टीवी देखते वक्त, कंप्यूटर पे काम करते वक्त कुछ ना खाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता कि आप आपने थोड़े समय में कितना ज्यादा खा लिया है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं तो वो उस समय बहुत ज्यादा वसा वाला कुछ खाते हैं, जैसे मूंगफलियां हुई, पनीर हुआ, समोसे हुए। ये सब चीजें भी वजन बढ़ाती हैं और आपको इससे आपका पेट नहीं भरता, पर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। आजकल ये देखा गया है कि जितने भी पिज्जा सेंटर हैं या मैकडॉनल्ड है, ये आपको बड़े बड़े आपका पैसा वसूल हो इसलिए आपको बड़ी अच्छी स्कीम्स देते हैं कि आप ये चीज 100 रुपए में लीजिए और इसका दुगना साइज आप 150 रुपए में लीजिए। और ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है छोटे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, पर ये सही नहीं है क्योंकि इस वजह से आप बहुत ज्यादा चर्बी खा लेते हैं। और कुछ गलत या झूठे विज्ञापन जिसमें आप ये देखते हैं कि नहीं, इसमें बिल्कुल फैट नहीं है, ये फैट फ्री डाइट है, डाइट पेप्सी, ये सब चीजें आप देखते हैं और आपको लगता है कि अगर हम ये खाएंगे या ये पिएंगे तो हो सकता है वजन ना बढ़े, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको पोषण प्रदान करे। कुछ आमतौर पे धारणाएं हैं जो शायद आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि मेरे दादाजी सिगरेट भी लेते थे, शराब भी पीते थे, मोटे भी थे और 100 साल तक जिए भी। ये एक अपवाद है। ये उतना ही कम मुमकिन है कि आप कोई छत से छलांग लगाए और उसे चोट ना पहुंचे। कभी कभी शायद ये ऐसा हो भी जाए कि कोई छत से छलांग लगाए और बिना किसी चोट के बच जाए, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। तो अगर ये चीज आपके सुनने में आ रही है तो इनको नजरअंदाज करें। आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज बढ़ गया है और लोग इंटरनेट के थ्रू ये देख लेते हैं कि अच्छा आजकल कोई नया एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और कोई विशेष तरह का आहार जिसमें प्रोटीन कम हो, जिसमें चर्बी कम हो, इस तरह का आहार लेने से वजन कम हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप ये आहार पूरी जिंदगी नहीं ले सकते हैं और ये आहार आपको वो सब चीजें नहीं देगा जो आपको शरीर को स्वस्थ रखने में जरूरत होंगी। तो जो भी आपका दिनचर्या है या जो भी आप
नॉर्मल खा रहे हैं, आपको उस पर ध्यान देना है, ना कि कोई स्पेशल खाना आप बाहर से मंगवा के खाएं या कोई स्पेशल तरीके का आप प्लान सोचें। हम और हमारा समाज इस दिशा में क्या कर सकता है? बहुत छोटी छोटी बातें, बच्चों को अच्छी आदतें डालें, पौष्टिक खाने के बारे में बताएं, और जब वो पौष्टिक खाने का चुनाव करें तो उनकी प्रशंसा करें। कसरत की जगह का ध्यान रखें कि आप इस जगह, ऐसे आपके आसपास जगह होनी चाहिए जहां पे आप कसरत कर सकें, और अपने रहने की जगह को धूम्रपान से मुक्त रखें। अपने स्कूल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थान पे, जैसे आपके घर के आसपास मार्केट है, आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वहां पे क्या खाना मिलता है ये आप निर्धारित कर सकें, क्योंकि एक अमूल का आप आउटलेट भी खुलवा सकते हैं और वहां पे आप पेप्सी की दुकान भी लगवा सकते हैं। बच्चों के पार्क और खेलने की जगह में जंक फूड की बिक्री नहीं होनी चाहिए। घर के आसपास ताजा फल और सब्जियां उपलब्ध होनी चाहिए, और घर में खासकर वो चीजें रखें जो आपको पौष्टिक आहार मिले, जैसे मेवे, सब्जियां, ब्राउन ब्रेड। बच्चों को प्रेरित करें कि वो प्रतिदिन खेलें, पानी पिए, टेलीविजन पे क्लास में ज्यादा समय तक ना बैठें। अंततः आप समझ गए कि मोटापा या अधिक वजन अस्वस्थ होने का लक्षण है। ये अनियमित जीवन शैली की वजह से होता है, कई बीमारियों की जड़ है, और आहार, व्यवहार और विचार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। धन्यवाद डॉक्टर नीति, हमें आहार पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर स्नेहा अमवानी को, जो मोटापा कम करने के लिए ली जाने वाली दवाइयों से हमें अवगत कराएंगी। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने और डॉक्टर नीति ने आपको बताया, अगर आप उनके जो चीजें उन्होंने बताई अगर उनको फॉलो करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको इन चीजों की जो मैं डिस्कस करने वाली हूं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली मोटापे को रोकने के लिए नियमित आहार और नियमित व्यायाम यही आवश्यक है, और अगर आप अपनी दिनचर्या में इन दोनों चीजों को शामिल करते हैं तो आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जैसा कि आजकल विज्ञापनों में भी आता है और एक तरह से एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मोटापा ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जैसे ही मोटापा हो उसके लिए दवाइयां लेनी चाहिए। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कोई भी दवाई किसी भी बीमारी के लिए ली जाए उसके विपरीत प्रभाव तो होते ही हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके विपरीत प्रभाव नहीं हो। तो मोटापा कम करने की दवाइयां तभी ली जानी चाहिए जब जैसा कि डॉक्टर नीति ने बताया कि जीवन शैली में आप अपना परिवर्तन कीजिए, अपनी भोजन और डाइट में अपना हेल्दी डाइट लीजिए, और व्यायाम जिसका एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक लाइफस्टाइल चेंज, व्यायाम और नियमित और पौष्टिक आहार अगर आप लेते हैं और उसके बाद भी आपका वजन बढ़ता रहता है, तब भी हम लोग दवाइयों का सेवन करने की हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये दवाइयां लीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दवाई बिना अपना विपरीत, सारी दवाइयां जो हैं वो अपना विपरीत प्रभाव तो छोड़ती ही है। अब अगर आप जानते हो कि हमारा जो हम जो भी खाते हैं
जब हमें भूख लगती है तो हमारा बेसिक जो कंट्रोल जो होता है भूख का और संतुष्टि का, जब पेट भर जाता है उसका सारा कंट्रोल जो होता है हमारे दिमाग से है, हाइपोथैलेमस से होता है। तो हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स होते हैं, एक हंगर सेंटर और एक सैटिस्फैक्टी सेंटर। तो जितनी भी दवाइयां मोटापे के लिए यूज की जाती हैं, जितनी भी दवाइयां काम में ली जाती है, वो बेसिकली इन्हीं अपने दिमाग ब्रेन में इन्हीं सेंटर्स पे एक्ट करती है। तो जब भी कोई दवाई ली जाएगी तो ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ दवा दिमाग का विपरीत प्रभाव तो अपना छोड़ेगी ही। तो जब हम लोग दवाइयां ले रहे हैं, जो भी दवाई मोटापे के लिए काम में ली जाती है, जो भी दवाइयां हम लोग लेते हैं मोटापा कम करने के लिए, तो एक हमारा एक लेप्टिन हार्मोन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो जब भी हमारी भूख लगती है तो ये जो लेप्टिन हार्मोन है, ये वसायुक्त जो सेल हमारी बॉडी में होती है उससे बनता है और ये हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है। तो जब हमारी भूख लगती है, तो जब हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रेन में एक सैटिस्फैक्टी सेंटर, जिसे मैंने कहा कि आप भूख तृप्ति जिसे कहते हैं वो होता है। तो वहां पे वो एक ब्रेन पे सिग्नल जाता है और हमको लगता है हमारा पेट भर गया। तो जितनी भी दवाइयां हैं वो इसी सेंटर पे एक्ट करती हैं। तो हम जितनी भी दवाइयां लेते हैं मोटापा कम करने की, वो या तो भूख को कम करती है और या भूख लगने जो सिग्नल जो मैंने बताया सैटिस्फैक्टी सेंटर जो तृप्ति का सेंटर है उस पे एक्ट करती है और वो सेंटर को एक सेट पॉइंट जो है हमारा बॉडी का जो नॉर्मल सेट पॉइंट है उसको अल्टर कर देती है। तो जैसे ही हम लोग ये दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं तो वो जो हमारा सेट पॉइंट है वो लो लेवल पे आ जाता है। तो थोड़े से खाने में ही हमारे भूख की तृप्ति हो जाती है। दूसरा, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से, जो आंतों से है, वो एब्जॉर्ब होता है और देन हमको उससे एनर्जी मिलती है। तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, कैलोरी से नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी कम इंटेक कम हो गया, तो उस वजह से वो वजन कम हो जाता है। और या अगर वो खाने आंतों से खाना एब्जॉर्ब भी हो जाता है तो पर उसका मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, ब्रेक डाउन जिसे कहते हैं, वो बढ़ा देता है, जिससे कैलोरी हमने जितनी भी ली पर उसके मेटाबॉलिज्म को वो बढ़ा देता है। जो भी हम दवाइयां काम में लेना चाहते हैं मोटापे को कम करने के लिए, आइडियल जो हम मानते हैं जो दवाइयां होनी चाहिए वो या तो वजन को कम करें और वजन कम करने के अलावा उसको मेंटेन करें। एक बार जो आपने दवाई ली और उससे आपका वजन कम हो गया, उसको कंटिन्यूअसली वो कम नहीं रखे। ऐसा नहीं जैसे ही आपने दवाई बंद कर दी और उस दवाई बंद करने के बाद वजन तो बढ़ा ही पर पहले से और ज्यादा हो गया, उसको हम कहते हैं रिबाउंड। पहले जितना वजन था दवाई बंद करने के बाद और ज्यादा हो गया और उसको लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप उसको आराम से ले सके। उसको दवाई लेने का जैसे मुंह का टेस्ट कड़वा होता है या आराम से उसकी दवाई लेने के बाद कोई उल्टी और कोई शिकायत नहीं हो तो लेने में आराम होना चाहिए और लंबे समय तक उसका असर रहे। आप जो भी दवाई ले रहे हो उसका लंबे टाइम तक असर रहे। परंतु जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने कहा, कल हमारे यहाँ एक संगोष्ठी हुई थी और उसमें निष्कर्ष यही निकला कि जितनी भी दवाइयां मोटापे के लिए काम में ली जाती हैं, एक तो उन सब दवाइयों का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट या विपरीत प्रभाव है एंड 80 से 90% दवाइयों का ब्रेन में है, जो दिमाग पे उनका असर करता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो भूख के सेंटर्स हैं और जो तृप्ति के सेंटर है वो हमारे ब्रेन में है। तो जो भी आप दवाई लोगे उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पे आएगा? ब्रेन पे ही आएगा। तो जितनी भी दवाइयां अवेलेबल हैं उन सब का असर दिमाग के होगा ही, ये आप मान के चलिए। एक की दवाई है जो मैं आपको बताऊंगी जो आंतों से एब्जॉर्प्शन कम करती है और मोटापे को कम करती है। बाकी जितनी भी दवाइयां हैं वो कुछ न कुछ ब्रेन के और दिमागी के साइड इफेक्ट्स हैं उनके।
ये है लिस्ट दवाइयों की। ओरल स्टार्ट है, ये ही एक दवाई है जो आंतों पे काम करती है, जो कि वसा के एब्जॉर्प्शन को, जैसे बताया फैट सेल, जैसे मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन को कम करती है, वसा का और सेटाइटी सेंटर पे एक्ट करके ये उसके वसा को कम करती है। और एक यही दवाई है जो सबसे ज्यादा सेफ है, पर इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है। ये उल्टी करती है, दस्त करती है, और जब डायरिया जो करती है, दस्त जो करती है, उसके साथ एक लिसलिसा पदार्थ रहता है, लिसलिसा म्यूकस सिक्रीशन भी करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेटोरिया कहते हैं। तो ये भी दवाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं है, ये भी करती है। और मुंह का सूखना, नींद, कब्जी भी करती है। दूसरी दवाई जो सबसे ज्यादा यूज होती है सिबुट्रामीन, तीसरी है ये फेंटरामीन। ये दोनों, ये जो दवाइयां हैं ये दिमाग पे ही काम करती हैं, और इनका जो है विपरीत प्रभाव है, ये दिमागी सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिविटी बढ़ा देती है, चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और दूसरी हृदय संबंधी विपरीत प्रभाव भी इन दवाइयों से होते हैं। ये कुछ दवाइयां हैं जैसे एफिड्रीन, ब्यूप्रोपियोन और टोपिरामेट। ये मोटापे को कम करने के लिए काम में तो ली जाती है, परंतु ये FDA जो हमारे एक संस्था है जो दवाइयों को इस्तेमाल के अप्रूव करती है, ये अप्रूव ड्रग नहीं है। परंतु कुछ जो अपने नियम हकीमों की जैसे बात करें, और ये जो भी दवाइयां देते हैं ऑफ लेबल जिसे हम कहते हैं, ये दवाइयां अवेलेबल है जो मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर ये उससे FDA जो हमारे संस्थान है उससे अप्रूव नहीं है। और जैसा कि ये है, ये सब दिमाग के विपरीत प्रभाव करती हैं, दिमाग पे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सारी विपरीत प्रभाव है इन दवाइयों के। मोटापे की दवाइयां इन कंडीशंस में नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी और कोई भी हृदय संबंधी बीमारी हो, खास करके उच्च रक्तचाप जो कि दवाइयों के बाद भी कम नहीं हो रहा हो, उन स्थिति में ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दिमागी बीमारी हो, जैसा कि इसका असर, सारी दवाइयों का असर ब्रेन पे रहता है, तो कोई भी दिमागी बीमारी, नींद ना आना या कोई भी बीमारी हो, उस स्थिति में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और कंडीशन, एक और स्थिति है जिसमें इन दवाइयों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो है काला पानी, जिसे हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें भी ये दवाइयां, मोटापा कम करने वाली दवाइयां नहीं ली जानी चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया था डॉक्टर कुलदीप ने, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो लंबे समय तक ली जाएं तो वो खुद वजन बढ़ाती हैं। ये एक लिस्ट है जो दवाइयों की, और इनमें से काफी सारी वही दवाइयां हैं जो दिमाग की बीमारियां जो है, जैसे मिर्गी है, नींद ना आना है, अवसाद है, उन बीमारियों के लिए काम में ली जाती है। और लंबे समय तक इन दवाइयों का इस्तेमाल मोटापा बढ़ाता है। तो अगर कोई मरीज और अगर कोई पर्सन ये दवाइयां ले रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये दवाइयां उसकी जिम्मेदार है, तो वो उनको समझना चाहिए। और इन दवाइयों के अलावा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है जो इस बीमारियों के, तो उनको डॉक्टरी सलाह से वो दवाइयां लेनी चाहिए। डायबिटीज में जो दवाइयां ली जाती हैं, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन, ये सल्फोनाइल यूरिया, जो अपन दूसरी दवाइयां जो लेते हैं, वो भी वजन बढ़ाने का कारण होती है। तो अंत में यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोटापा रोकने के लिए, जीवन शैली में बदलाव ही मोटापा कम करने में कारगर होता है। और अगर उसके बाद भी वजन कम ना हो तो ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एक ये स्टेप केयर अप्रोच है जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले आप अपना दिनचर्या और जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं वो चेंज करिए। खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, जैसा कि डॉक्टर नीति ने बताया, पौष्टिक आहार खाइए, कम वसा। ऐसा नहीं है कि वसा बिल्कुल नहीं खानी है, जितना आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको जरूरत है, उसी के हिसाब से अपना खान पान रखिए। और अगर जरूरत हो, अगर इन चीजों से, अगर आप इन चीजों के बावजूद भी आपका वजन बढ़ रहा है, तभी डॉक्टरी सलाह से दवाइयां लें। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
निष्कर्ष यही निकला कल की संगोष्ठी से कि जितना आप अवॉइड करें इन दवाइयों का मोटापा कम करने के लिए, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। परंतु कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, एक बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं बुलिमिया, बिंज ईटिंग बोलते हैं। सारा दिन खाना खाते रहते हैं, खाना देखते ही उनको खाना खाने की इच्छा हो जाती है। तो उन बीमारियों में इन दवाइयों का कुछ रोल है। पर अगर आप अपनी दिनचर्या को नहीं बदल रहे हैं, आप वो जैसे तनाव में है या खाना खाते ही जा रहे हैं, तो उस दवाइयां लेने से बेहतर है कि आप अपनी दिनचर्या बदले और मोटापे वजन जो आपको वजन कम करने में सहायक होंगी। उसके बाद जो है ये बेरिट्रिक सर्जरी है, जो कि कहते ज्यादा कारगर है दवाइयों से, जिसके बारे में हमारे अगले वक्ता डॉक्टर रामकरण चौधरी आपको बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर स्नेहा अंबानी, दवा से मोटापे से जो दवा है उनकी जानकारी देने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रामकरण चौधरी को, जो हमें मोटापे से जुड़ी शल्य चिकित्सा की जानकारी देंगे। नमस्कार। जो आज का मोटापे के बारे में जो व्याख्यान है, उसके बारे में मेरी बारी आखिर में इसलिए है कि जो इसका जो इलाज का पिरामिड आपको बताया डॉक्टर नीति में, उसमें आखिर में सर्जरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान, ये पहले आते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी कुछ केसेस हैं या कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो मोटापे का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको आखिर में सर्जरी की जरूरत होती है। देखिए, मोटापे की सर्जरी के बारे में सिर्फ मरीज हमारे लिए मोटा नहीं है, इसमें बहुत कुछ बड़ा है। इसका जो सेटअप होता है वो बड़ा है। इसकी जो टीम होती है उसमें कोई एक डॉक्टर नहीं होता है, डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसकी पूरी टीम होती है, वो बड़ा होता है। जो ऑपरेशन की टेबल होगी वो बड़ी होती है, इसके जो औजार होते हैं वो बड़े होते हैं, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो रिस्क होती हैं, वो बड़ी होती हैं। और शायद सबसे जरूरी मरीज के लिए जो आखिर में आपको जो बिल मिलता है वो बहुत बड़ा होता है, लाखों में होता है। डिपेंड करता है कौन सा हॉस्पिटल है और किस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मोटापे की सर्जरी के बारे में सब कुछ बड़ा है, इसलिए मोटापे की सर्जरी का डिसीजन है वो बड़ा ध्यानपूर्वक किया जाता है। कोई भी मोटापे के साथ आता है मरीज, तो जैसा कि बताया, जो भी बेराट्रिक सर्जरी सेंटर्स होते हैं उनमें ये सारी सुविधाएं होती है। डाइटिशियन होगा, वो काउंसिल करेगा, डाइट के लिए काउंसिल किया जाता है, मरीज को कम से कम 4-5-6 महीने तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसके सारे स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उसको साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कोई भी बीमारी है उसका इलाज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और साथ में अगर मानसिक रोग हैं उनका इलाज किया जाता है। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई गंभीर मानसिक रोग हैं तो उसमें सर्जरी एडवाइज नहीं की जाती। तो इसलिए मोटापे की सर्जरी के बारे में डिसीजंस बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। मोटापा एक तरह का कुपोषण है जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, कुपोषण है वो अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो मोटापा एक तरह से ओवर न्यूट्रिशन है। बीएमआई के बारे में आपको बता दिया। देखिए, मोटापे की सर्जरी करनी है, लेकिन किसकी सर्जरी करनी है इसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो उसमें जो क्राइटेरियाज हैं उसमें एक बीएमआई होता है, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम एक बीएमआई को आधार मानते हैं। मरीज का वजन किलोग्राम में अपॉन ये जो ऊंचाई है मीटर में, 1.5 मीटर है, उसको स्क्वायर कर देंगे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बीएमआई है उसको हम आधार मानते हैं सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। ये श्रेणी आपको पहले से ही बता दी गई है। अगर किसी का बीएमआई 30 से ऊपर है तो वो ओबेज, मोटापे की श्रेणी में आता है। और अगर उसकी बीएमआई 35 से ज्यादा है और साथ में कोई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की तकलीफ है, उसको हम
सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। जिसकी BMI 40 से ज्यादा है उसको हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। देखिए, मोटापे के लिए सर्जरी की जाती है, उसका क्या आधार होता है, क्या किया जाता है। देखिए, मोटापा में सर्जरी कम होता है, उसके दो ही तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप अंदर ऐसी सर्जरी करेंगे कि उसकी जो खाने की मात्रा है वो कम हो जाएगी, मरीज खा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है जो ये माल एब्सॉर्प्टिव तरीका होता है कि मरीज खा तो पा रहा है लेकिन उसने आपने ऐसे बाईपास कर दिया, हाथ को पेट को ऐसे जोड़ दिया है कि वो शरीर में उसका अवशोषण नहीं होगा, या इन दोनों तरीकों को मिला दिया जाता है। ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें ये इसोफेगस जो खाने की नली बोलते हैं, ये लीवर है, ये कृत है, ये हमारा पेट होता है, स्टोमक। इससे नीचे ये छोटी आंत का हिस्सा होता है और ये बड़ी आंत होती है। तो हम जो सर्जरीज करते हैं तो कुछ कॉमन सर्जरीज ज्यादातर जगह होती है, उसके बारे में कुछ आपको मैं बताऊंगा। जो ये नाम है, ये लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग है। मोटापे की सर्जरी के बारे में मैं बता दूं, आजकल जितने भी सर्जरीज होती हैं वो ज्यादातर दूरबीन से ही होती है। ओपन सर्जरी, चीरा लगा के सर्जरी नहीं होती है, वो ज्यादा मुश्किल होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी के बहुत फायदे हैं, इसलिए सभी सर्जरियां दूरबीन द्वारा की जाती है। इसमें ये जो ऑपरेशन है ये आजकल ज्यादा नहीं होता है, ये बहुत पहले आया था, आज से 10-15 साल पहले। तो इसमें एक ये जो पेट है हमारा, ये इसोफेगस है, खाने की नली और जो पेट का ये जुड़ाव है, इसके ऊपर इससे पे ये बैंड लगा दिया जाता था और उसमें हम फ्लूइड भरते थे, जिससे कि वो जो खाने की मात्रा है वो लिमिट हो जाती थी। लेकिन ये आउट ऑफ फेवर है, ये अब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये आजकल ऑपरेशन ज्यादातर नहीं किया जाता है। ये ऑपरेशन बहुत कॉमन है, ये ऑपरेशन, इसका नाम है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें जो हमारा जो पेट है इसको हम दूरबीन से, स्टेपलर बोलते हैं, उससे एक तरह से इतना कट कर देते हैं। तो जो ये कट कर दिया हिस्सा ये निकाल दिया जाएगा मरीज के पेट से, और जो फिर पेट का हिस्सा बचेगा वो बहुत थोड़ा बचेगा, तो मरीज खा ही कम पाएगा। तो इसको एक रेस्ट्रिक्टिव तरीका जो है, खाने की मात्रा कम कर देगा, ये है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। ये बहुत ही कामयाब और सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये सबसे पॉपुलर ऑपरेशंस में से है। इसको RYGB, रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास हम बोलते हैं। यानी हम ये कर रहे हैं कि जो पेट का हिस्सा है उसको इतना तो डिवाइड कर दिया और फिर छोटी आंत का हिस्सा लाके इसको जोड़ दिया, जिससे ज्यादातर आंत है वो बाईपास हो गई। जो खाना है वो ज्यादातर आंत से बाईपास हो गया, तो जो भी खाने के पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, उनका अवशोषण ही नहीं होगा, एब्सॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑपरेशन दोनों चीजें इस्तेमाल कर रहा है, खाने की मात्रा कम कर रहा है और जो खाने के पदार्थ हैं उनका अवशोषण कम कर रहा है। ये ऑपरेशन भी भारत में काफी पॉपुलर है। ये भी लगभग जो मैंने आपको बताया बाईपास का प्रिंसिपल यूज कर रहा है। इसमें जो हम जो आंत जोड़ रहे हैं उसका एक तरीका अलग है। सिर्फ हम एक आंत का लूप, आंत का हिस्सा लाके उसको जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने का तरीका सिर्फ अलग है। इसको MYGB, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। तो ये जो मैंने 3 ऑपरेशन बताए, ये सबसे कॉमन ऑपरेशंस आजकल मोटापे की सर्जरी के लिए एडवाइस किए जाते हैं। मैं सिर्फ ये फोटो आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ऑपरेशन का सेटअप होता है बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे की सर्जरी के लिए, इसके लिए पूरा अलग सेटअप होता है। इसकी टेबल अलग होती है। नॉर्मल पेशेंट के लिए जो टेबल यूज करते हैं उसे अलग टेबल होती है, इसके जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन जो सर्जरी करते हैं उसमें सामान्य जो हम ये औजार काम में लेते हैं, इनकी लंबाई 30 से 33 सेंटीमीटर होती है, और जो मोटापे के लिए सर्जरी यूज करते हैं उसमें लगभग 50 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है, मतलब आधा मीटर का लंबाई ज्यादा चाहिए होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, और दूरबीन से जो ये सर्जरी की जाती है। देखिए, जो इतने ऑपरेशन हैं, 3 से आप कोई भी बेरियाट्रिक सर्जरी सेंटर पे जाता है उसको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। मरीज को ऑप्शन, उसको हर चीज के बारे में काउंसिल किया जाता है, उसके लिए बताया जाता है। तो मरीज के लिए शायद इसमें चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है कि मोटापे की सर्जरी का एक ऑपरेशन नहीं है कि स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बेस्ट ऑपरेशन है या रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास बेस्ट ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है। और ऑपरेशन से पहले शायद आपके लिए सबसे मुश्किल सवाल होता है कि ऑपरेशन हम जोधपुर कराएं या अहमदाबाद कराएं या दिल्ली कराएं।
तो मेरा सुझाव सिर्फ यही है, देखिए ये सर्जरी ऐसी है कि आजकल हर शहर में हो रही है, बड़े शहर में, जोधपुर में भी हो रही है, अहमदाबाद भी है, दिल्ली है, सब जगह हो रही है। जो बड़े सेटअप्स हैं सब जगह हो रही है। ऐसा कोई सेंटर या ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसी कोई टीम नहीं है कि उनके यहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। होता क्या है कि आप 2 साल तक सोचते रहे, आपने इंदौर को चुना या अहमदाबाद को चुना और आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको पश्चाताप होता है कि हमने पहले ध्यान से कोई राय नहीं ली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्जरी बहुत बड़ी है। कोई भी टीम या डॉक्टर कोई भी क्लेम करे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जहां तक सर्जरी का चुनाव है, जैसा कि मैंने बताया, जो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी सीधा और सरल ऑपरेशन माना जाता है। ये ऑपरेशन जो यंग है, युवा है, मेल या फीमेल है, या जो एडवांस्ड एज 60 साल से ऊपर है, उनके लिए ठीक रहता है। कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है और ज्यादा माल एब्सॉर्प्शन, जो विटामिन्स और कुछ आयरन की जो कमी हो जाती है वो इसमें बहुत कम होती है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, इसलिए उनमें ज्यादातर स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी अच्छी रहती है। जो बीच का एज ग्रुप रह गया, आप 20 साल से 60 साल के बीच में, जो मोटापा है और साथ में डायबिटीज है, तो मोटापे की सर्जरी में यह देखा गया था कि जो मोटापे की सर्जरी की शुरुआत हुई वो मोटापे के लिए हुई थी। लेकिन इसमें देखा गया कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, यानी जो 30, 35, 40 साल के लगभग डायबिटीज की शुरुआत होती है, जिसमें आप गोली लेना शुरू करते हैं, जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, ये ठीक होने लग गया। मरीज का ऑपरेशन किया, उसके 5-7 दिन में उसका ग्लूकोज ठीक हो गया और यह देखा गया कि 8 से 10 साल तक उसको कोई गोली नहीं लेनी पड़ रही है। तो जो 20 से 60 तक का एज ग्रुप है, तो उसमें, और अगर उसमें एसोसिएटेड डायबिटीज है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑपरेशन बाईपास है। उनमें से रू एंड वाइड गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। देखिए ये बड़ा ऑपरेशन है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें से कुछ ये जो बड़े इसकी रिस्क रहती है, इसमें एक तो खून का रिसाव हो सकता है, बड़ी सर्जरी है, स्टेपल्स लगाते हैं तो पेट में रिसाव हो सकता है, एनास्टोमेटिक लीक, जहां आंत को और पेट को कहीं भी जोड़ा जाता है लेप्रोस्कोप से, वहां से लीक हो सकता है। मरीज मोटा है, मोबिलिटी नहीं है, तो खून, जो पांव की नसें होती है उसमें खून जम जाता है और वो फेफड़ों में चला जाता है, जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं, इसकी बड़ी रिस्क रहती है। और बाईपास सर्जरी, जो रू एंड वाइड गैस्ट्रिक बाईपास और मैंने जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बताया, उसमें स्पेशली आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, विटामिन B12 की कमी और कई और जिंक की और उनकी कमी हो जाती है, तो ये एक रिस्क रहती है। अगर सर्जरी बहुत लंबी चलती है तो उसमें कई बार रीनल फेल्योर, गुर्दा खराब होने की रिस्क रहती है। और शायद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर वो सर्जरी प्लान सही नहीं हुई है, अगर मरीज मोटिवेटेड नहीं रहा है, खुद मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो खुद नहीं चाह रहा है, उसको जैसे काउंसिल किया गया है, जिस चीज जो खाने पाने के लिए कहा गया है वो अगर चीज उसने नहीं ली है, तो वापस रिगेन होता है, वापस मोटापे की वापसी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रामकरण चौधरी। अंत में मैं अपने सभी विशेषज्ञों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर स्नेहा अंबानी, डॉक्टर नीति रुस्तगी, डॉक्टर रामकरण चौधरी। और आप सभी से निवेदन है कि आज के विषय से जुड़े आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप आज के विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। अगर मोटापा, उसके कारण, निवारण, पोषण, दवा और सर्जरी से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न है तो आप आज के विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। यस सर। डॉक्टर साहब, मैं सेल्फी आरपी अग्रवाल, सर्जरी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जो बोला सर्जरी के अंदर बहुत रिस्क है, अंदर में लीकेज हो सकता है ब्लड का एंड ऑल दिस थिंग, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसमें आप ये बिल्कुल उसके बिना आपके यहाँ ये नहीं लीकेज होगा या नहीं होगा, इस तरह का कुछ तो होगा।
नहीं तो आप सर्जरी करें और हाफ वे में आपको मालूम पड़ेगा अंदर का ब्लड लीकेज हो गया, और कुछ ज्वाइंट करें आप बाईपास, उसमें भी लीकेज हो रहा है, ये सब बाद में मालूम पड़ेगा, उस वक्त मालूम पड़ जाएगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो दूरबीन से सर्जरी की जाती है, तो जो हम ओपन सर्जरी करते हैं, जो चीरा लगा के हमने जैसे सर्जरी की, तो उसमें हम हैंड टू एनास्टोमोसिस करते हैं, हाथ से उसको जोड़ रहे हैं और उसको देख रहे हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें स्टेपल्स होते हैं, टाइटेनियम वो स्टेपल्स होते हैं, और उनसे वो आंत आपस में जुड़ रही है। जब भी आंत को जोड़ा जाता है, हम ऑपरेशन के दौरान उसमें एक मिथिलिन ब्लू डाई टेस्ट करते हैं, जिससे मुंह के द्वारा उसमें वो डाई डाल के हम चेक करते हैं कि भाई उसको डाई लीक तो नहीं हो रही है। तो ऑपरेशन के दौरान, इस बड़े ऑपरेशन में हर जगह ये देखा जाता है, उसमें सलाइन पानी डाल के देखा जाता है कि लीक, एयर लीक तो नहीं है, वो मिथाइलिन ब्लू का लीक तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लीक की संभावना रहती है, इसको जीरो नहीं किया जा सकता। उसके टेक्निक्स, उसके स्टेपलर्स में टेक्निक में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसके स्टेपलर्स के साथ में हम कुछ ग्लू यूज करते हैं, वो टेक्निक आ रही है, लेकिन कहीं भी किसी भी सेंटर पे अभी भी इस रेट को जीरो नहीं कर पाए हैं, और बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई मरीज को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसकी पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। अगर लीक हुआ है तो पेशेंट का जो पहला ऑपरेशन का दिन है, ऑपरेशन के बाद में वो सामान्य नहीं रहता है, उसकी जो हम पल्स है, उसका बीपी है, कि जो खून की जो जांचें हैं वो ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तुरंत आपने दूरबीन डाल के देख लिया तो उसको वापस आप सील कर सकते हैं। इसलिए जीरो करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हाँ, अगर लीक होता है तो उसको टाइम पे उसका अगर पता लग जाए तो उसका पूरा इलाज संभव। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, ये एक्चुअली बैरियाट्रिक सर्जरी आजकल अभी ये 10-12 साल से प्रचलित हुई है, और इसमें नई नई टेक्निक आ गई हैं। तो जैसे जैसे टेक्निक और इसकी जो खासियत है, एक्सपर्टाइज बढ़ रही है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम होते जा रहे हैं इसमें। लेकिन फिर भी हम लोग को ये एक ऐसा दिखा गया कि इससे, इस सर्जरी के द्वारा हमारा मेटाबॉलिक स्टेट है वो पूरा रिवर्स हो जाता है। अगर डायबिटीज है वो भी रिवर्स हो जाती है, लेकिन इसका कितना इफेक्ट रहेगा आगे, तो अभी 10 साल के इंटरवल में हम पता नहीं लगा सकते। अभी और लॉन्ग टर्म स्टडीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक रिसर्च और करना पड़ेगा कि अगला ये जो पेशेंट जिनका 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, अब कैसे हैं, आज से 10 साल बाद क्या है। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में ही कहा जा सकता है। आई थिंक इसका जो कॉम्प्लिकेशन की स्थिति है 15-20 साल बाद और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये एक खास सर्जरी है, और इसमें एक टीम वर्क की जरूरत भी बहुत पड़ती है, क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उनका इतना ज्यादा वेट होता है कि उनको स्पेशल टाइप के एनेस्थेटिक्स की जरूरत पड़ती है। इनको एनेस्थीसिया देना आसान नहीं है। इनको कभी कभी 20 लोगों को मदद से उठाया जाता है एक स्ट्रेचर पे। इन लोगों के स्पेशल ऑपरेशन थिएटर भी ऐसी होती, टेबल ऐसी होती है वो टूट ना जाए, तो उनका वेट भी ऐसा बियर करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह की एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत पड़ती है, और आजकल काफी बैरियाट्रिक सर्जन है जो इस चीज को आपस में एक दूसरे से गलतियों से समझ सोच के ये कॉम्प्लिकेशंस काफी कम हो गए हैं। जैसे डॉक्टर रामकरण ने बताया कि हम 100% कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि ये 100% सक्सेस है, तो मतलब वो गलत जानकारी दे रहा है। एक डॉक्टर आपको सब समझा के कि इसकी क्या जटिलताएं हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कितने फायदे होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद ही आप जब डिसीजन लेते हो तभी वो सर्जरी करता है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन तो किसी भी ऑपरेशन में हो सकते हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं। जी हाँ, बीएमआई जैसा आपने बोला 40 के आसपास होता है तो ये ऑपरेशन के लायक है, बट किसी का बीएमआई 80 के करीब है, इज नॉट, मूवेबिलिटी बिल्कुल नहीं है उसकी, इज इट पॉसिबल दिस सर्जिकल ऑपरेशन? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, इस ऑपरेशन से पहले मरीज की हर तरह की जांच की जाती है। मोटापे वाले मरीजों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कई बीमारियां होती है, अमूमन होती है। तो उसकी एक जो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर साहब हैं, वो एक फिटनेस देते हैं कि इनका ऑपरेशन तो कर सकते हैं, इनको 3-4 घंटे 4-5 घंटे मशीन पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ऐसी हार्ट डिजीज है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, वो पंप ही नहीं कर पाएगा। अगर एनेस्थेटिस्ट ये कहता है कि इनको हम बेहोश ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल, असंभव होता है। तो उम्र उसका क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ी उसकी फिटनेस और उसकी जो एसोसिएटेड डिजीज है
वो कंट्रोल में है और एनेस्थेटिस्ट की हाँ पे ही ऑपरेशन होता है, उनकी हाँ के बिना, उनकी फिटनेस के बिना ऑपरेशन असंभव। प्रश्न ये था कि अगर किसी का बीएमआई बहुत ज्यादा है और फिट है, उसको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं? नहीं, आप बीएमआई अबव 80 या एज अबव 80? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीएमआई। हाँ, नहीं, अगर बीएमआई 80 तो बहुत ही एबनॉर्मल है। 80 तो बिल्कुल एबनॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली इट पॉसिबल टू हैव दिस सर्जिकल ऑपरेशन? या डेफिनेटली। इसमें एक चीज आपको हम बता दें, बीएमआई एक पूरा क्राइटेरिया नहीं है। एक पर्सन का बीएमआई 40 भी हो सकता है, लेकिन वो एथलेटिक हो सकता है। एथलेटिक जिसमें मसल मास ज्यादा होता है, क्योंकि ये हाइट, वेट और हाइट के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो किसी का अगर हाइट और मसल ज्यादा है तो उनका फैट के बराबर हो जाता है, तो बीएमआई बढ़ भी सकता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग ये एक मार्कर लेते हैं, बीएमआई ज्यादा है और अगर किसी का 30 से ज्यादा है तो मोटापा है, और 40 अगर या उसके ऊपर है तो सर्जरी से काफी फायदा होता है। और किसी का 40 से ऊपर हो, उसके बीमारी ना हो, ऐसा बहुत ही कम देखा गया। अभी आप लोगों ने बताया कि एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो ये मोटापा के लिए नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का अगर किया जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा है, जो दवाइयां हैं, दवाइयों पे काफी रिसर्च चल रहा है, और हम लोग का जो मॉडर्न मेडिसिन, हम लोग ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करते कि नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है। हम लोग की जो मेडिसिन है, दैट इज ए मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन का इट इज नॉट एलोपैथिक, इट इज नॉट एलोपैथिक। नहीं, मेडिसिन जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ। वो तो सब एलोपैथी की है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत आपका सोच रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें कोई भी दवा, या वो नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो, अगर उसका साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट देखा गया है एनिमल एक्सपेरिमेंट के बाद और ट्रायल करके, और उसको पाया गया कि ठीक है, तो वो हम लोग के मॉडर्न मेडिसिन में आ जाती है। तो ये जो दवा है, ये सारी उस तरह के स्टेजेस से गुजर चुकी हैं। लेकिन आप जो नेचुरोपैथी वाली बात कह रहे हैं, तो नेचुरोपैथी हम उनको मान लेते हैं कि जैसे जो हम लोग के नॉर्मल जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो बनी दवा है, या कुछ जैसे हम कहते हैं तुलसी की पत्ती है, अदरक है, ये नेचुरोपैथी की तरह यूज की जा सकती है। और वैसे भी इसका इफेक्ट जरूर डेफिनेटली होगा, क्योंकि जितना भी हम नेचुरल चीजें लेंगे और हम फैट कम लेंगे, तो उससे काफी इसका प्रभाव तो पड़ेगा। एंड कुछ दवा ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ट्रायल और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बानी मैडम, जो भी जितनी भी आयुर्वेदिक या जो नॉन एलोपैथी जिसे हम कहें नेचुरोपैथी, कई बार वो काम तो करती है, लेकिन जैसे हम एलोपैथी वाली दवाइयों में हमें पता होता है कि ये सब्सटेंस है और ये इसका एक्शन है, इस तरह से काम कर रही है। नेचुरोपैथी की या जो हर्बल और जितनी भी दवाइयां हैं, उनमें हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या है। जैसे मार्केटेड जो हर्बल दवाइयां और वो आती हैं, हमें उनका पता नहीं होता है कि ये किस तरह से काम कर रही है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक लेने में, लंबे समय तक लेने में उनके वही साइड इफेक्ट आए जो हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में दवाइयां होती ही नहीं है, वहां सिर्फ खान पान होता है अपना जो नेचुरल। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही रखा कि दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी दिनचर्या बदलिए, अपने खान पान को बदलिए, और उस खान पान और दवाई से, व्यायाम से आप 6 महीने उस पर स्टिक रहिए। 6 महीने के बाद भी अगर आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको उस दवाइयां लेनी भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लिमिटेशंस हैं इन दवाइयों के भी। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं, उच्च रक्तचाप की बीमारी नहीं है, आपका कोई साइकेट्रिक की, कोई दिमाग की कोई बीमारी नहीं है, उसी वक्त अगर नहीं है, तभी आप ये दवाइयां ले सकते हैं। इवन आयुर्वेदिक दवा का, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि और भी दवाइयां और भी बताया तत्व होते हैं जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जैसे लिवर का डिजीज आजकल देखा गया है, हेपेटाइटिस, तो कभी कभी उसमें ऐसी स्मॉल अमाउंट्स में क्वांटिटी में हैवी मेटल्स, मर्करी, आर्सेनिक वगैरह रहते हैं जो हमें डैमेज कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग सारा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके बावजूद भी कुछ दवा के साइड इफेक्ट रहते हैं जो हमें पता होते हैं। तो इसलिए नेचुरोपैथी डेफिनेटली, जैसे मैडम ने बोला कि नेचुरोपैथी तो डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप उसको नेचुरल ट्रीटमेंट लेने में अपने आप को मोटिवेट रख के करते रहते हैं, तो उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी मोटापे में।
मुझे आज से 25 साल पहले सीवियर अटैक आया था, एमआई हुआ था, और उसके बाद में मैंने नेचुरोपैथी को नजदीकी से देखा, अपनाया, और मैं उससे बहुत ही लाभान्वित हुआ हूं। इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस किया कि नेचुरोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, वहां पर सिर्फ खान पान और लिविंग का एक तरीका है, जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, प्लस ये फाइबरस फूड के लिए जो स्ट्रेस करते हैं नेचुरोपैथी में, उससे ही विशेष फायदा होता है। और सर्जरी के लिए तो एलोपैथी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी छोटी मोटी जो बीमारी है, खास करके मोटापा, वैसे तो बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उसका मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप भी इसके ऊपर मनन करें, क्यों आप तो वैसे एलोपैथी के हैं तो स्ट्रेस इसी पे करेंगे, लेकिन फिर भी सुझाव मेरा है कि आप इसके ऊपर सोच करें कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी, उसमें तो सिर्फ वे ऑफ लिविंग प्लस आपका जो नेचुरल फूड है उसी को ऊपर स्ट्रेस किया गया है। हम किसी भी जो पैथी को अपोज नहीं करते हैं। हम लोग का जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सभी को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, योगा, सभी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक सर्वे किया गया था दिल्ली में, मॉर्निंग टाइम में जो पेशेंट आते थे वहाँ पे आईसीयू में, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते थे जो कि एक बाबा वगैरह की दवाइयाँ लिया करते थे बहुत लंबे समय से, और हर जगह बोला करते थे हमारा शुगर कंट्रोल है, हमारा लिपिड कंट्रोल है, और वो मॉर्निंग टाइम में हार्ट अटैक के साथ आते थे। तो ऐसा है कि अगर हम डॉक्टर की सलाह से लें सब दवा, अपना चेकअप कराते रहें, ब्लड प्रेशर कितना हमारा फंक्शन है, और इसको अच्छी तरह सोच परख करें, तब हम इससे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें एक जागरूक होकर जो सही दवा और अपना चेकअप भी बहुत जरूरी है, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। नेचुरोपैथी में आप जिस दवाइयों की खान पान की बात कर रहे हैं, अगर वो जो रेगुलरली हम जो खान पान खा रहे हैं अगर उसी से रिलेटेड है तो ठीक है, पर वो कोई अपनी तरफ से कुछ देता है कि ये आप ये चीज खा लीजिए जिसका हमें पता नहीं होता है कि इसमें क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें ऐसी कई चीजें हो सकती है जिसके नुकसान हमको आज से 10 साल 15 साल बाद पता चलेंगे कि किसी को लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई या किडनी को कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे सर ने बताया कि कई ऐसी खान पान की कई ऐसी वस्तुएं भी है जो क्लेम करती है कि इसको खाने से वजन कम होगा, परंतु उसमें ऐसे तत्व मिले होते हैं जो 10-15 साल बाद हमें पता चलता है कि ये हैवी मेटल्स थे या कोई ऐसी चीज थी जिससे वो और दूसरी बीमारियां करिए। मोटापा तो कम कर दिया, वो शायद 10 साल बाद वापस फिर आ जाए, परंतु उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी वो करती। अब डॉक्टर महान बाबू को हम अपनी तरफ से थैंक्स दे दें। हमारे बीच में समाज सेवी बैठे हैं यहाँ के डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा साहब। मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो आज लेक्चर दिया वो नेचुरोपैथी है। सबसे पहले आपने जो बतलाया, और वो ये बतलाया कि लाइफ स्टाइल बदलो, उसके बाद में बात की है बीमार होने पर दवाई की बात है। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने ये बात बताई थी कि लाइफ स्टाइल अगर बदलता है आदमी, सुबह घूमना है, ऐसा खाना खाना है, किसमें कितना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है, तो ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने बता दी है। और ये बताया है कि जो ये नहीं कर सकता है, और विशेष तौर से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये भी बताया कि दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑपरेशन का साइड इफेक्ट होता है, ये स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर जो एलोपैथी है वो एक साइंस है जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके और उस पर रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए नेचुरोपैथी जो है वो चिकित्सा नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है कि आपको किस तरह से जीना है। सुबह घूमना है, आपको सूर्य स्नान करना है, ये एलोपैथी मना नहीं करती है। क्या खाना है आपको, आपने बताया कि सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, किस तरह का आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, तो ये सारी बात बताइए। तो एलोपैथी और नेचुरोपैथी जो है उसका सामंजस्य होना चाहिए। आज आप लोगों ने जोड़ाना सीनियर सिटीजन सोसाइटी के लोगों को बुलाया और इतना अच्छा लेक्चर दिया, सारी जानकारी दी, किस तरह से ऑपरेशन से नुकसान हो सकता है, कैसे लाइफ स्टाइल से जीना है, किस तरह के खाने से नुकसान होता है, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, और मैं आपको मेरे ऊपर प्रयोग बताता हूं आपको। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड और मैं टेस्टिंग सभी कराता हूं।
टेस्टिंग आदमी को कराना चाहिए, ब्लड टेस्टिंग और सभी टेस्टिंग कराने चाहिए। एलोपैथी कोई खराब नहीं है, पर एक साइंटिफिक पद्धति है। पर हम लोग नेचुरोपैथी पे जीते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, परिश्रम करते हैं, जैसे आपने बताया परिश्रम करो। आप घर पे बैठे रहोगे, आप और काम नहीं करोगे और खूब खाओगे और फास्ट फूड खाओगे तो बीमार पड़ोगे, मोटापा बढ़ेगा। किंतु आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण जानकारी ली उससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। समय समय पर मैं आशा करता हूं कि आप लोग हम लोगों को यहाँ बुलाकर इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। और आज मैंने दैनिक नवज्योति में एक एम्स के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जो चिकित्सा करा रहे हैं उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि किस तरह की पद्धति यहाँ पर अपनाई जा रही है एम्स में, किस तरह से पेशेंट को जो है आप लोग राहत दे रहे हैं। ये बहुत जोधपुर के लिए एक गौरव की बात है। मैं मेरी ओर से और मैं 30-32 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, उसकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जोधपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम लोग हर महीने इस तरह का एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में, उसके बारे में हम लोग अवगत कराते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरा लाइव पूरे वर्ल्ड में इस समय ट्रांसमिट हो रहा था। और अगर आपके जानने वाले कोई नहीं देख पाए हैं तो वो इंटरनेट पे कभी भी देख सकते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा इंटरनेट पे। ओके, थैंक यू।